हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्वसन, यानी कि रेस्पायरेशन। इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। कोशिकीय श्वसन, चूँकि 11वीं क्लास में हमने जीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ा था, यानी कि सजीव के लक्षण या जीवों के लक्षण, उनमें एक प्रमुख लक्षण जो है वो है श्वसन। यानी कि प्रत्येक जो सजीव या जो जीव है वो निश्चित तौर पे श्वसन दर्शाता है। अब श्वसन जो है वो वास्तविक तौर पर एक ऐसी उपापचयी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति सामान्यतः में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका अपघटन किया जाता है, या एक्चुअली अगर अपन कहना चाहें उनका किया जाता है ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है ऊर्जा। और इस ऊर्जा का उपयोग प्रत्येक जीव या उस जीव के द्वारा अपनी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं या जो अन्य उपापचयी क्रियाएं हैं उनको पूर्ण करने में किया जाता है। तो श्वसन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन जीव में पाई जाने वाली एक ऐसी उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति भी हो सकती है, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का होने वाला जो ऑक्सीकरण है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ में रिलीज़ की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग दैनिक आवश्यकताओं या अन्य उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने में करता है जो भी वो जीव है, वो कहलाती है श्वसन। यहाँ से एक छोटी सी चीज़ जो कि हमें और भी बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, वो आती है उपापचयी क्रियाएं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, उपापचयी क्रियाएं। कार्यकीय प्रक्रियाएं जितनी भी हैं उन सबको सम्मिलित रूप से हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती हैं एनाबॉलिक, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं उपचयी अभिक्रियाएं या उपचयी क्रियाएं। दूसरी होती हैं कैटाबॉलिक, जिनको आप हिंदी में लिख सकते हैं अपचयी। और इन दोनों को मिलाने पर जो शब्द बनता है वो है उपापचयी, जिनको आप लिख सकते हैं मेटाबॉलिक। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो दो प्रकार की बताई गई हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस की। यहाँ क्या होता है, छोटे छोटे कार्बनिक या अकार्बनिक घटकों के द्वारा जटिल और बड़े कार्बनिक या अकार्बनिक घटकों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जैविक तंत्र के संदर्भ में यदि हम बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि छोटे अणु के रूप में यदि हम बात करें ग्लूकोज के वृहद अणु के रूप में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जिसको पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप ये भी एक प्रकार की एनाबॉलिक क्रिया है। या इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें, जो कि हमने पीछे प्रकाश संश्लेषण के रूप में पूरा का पूरा अध्ययन किया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में C6H12O6 अर्थात क्या निर्मित करते हैं? ग्लूकोज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यहाँ ऐसी क्रियाएं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि एनर्जी का यूज़ किया जाता है, और छोटे घटकों के द्वारा यानी कि छोटे अणुओं के द्वारा वृहद अणुओं का निर्माण किया जाता है, वो कहलाती हैं उपचयी क्रियाएं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो जैविक अणु हमारे शरीर में निर्मित होते हैं वो सब उपचयी क्रियाओं के परिणाम हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन और न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा अंत में न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, वो सब उपचयी क्रियाओं का परिणाम है।
अब बात करते हैं अपन अपचयी क्रियाओं की। अपचयी में इसका जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपचयी। अपचयी में क्या होता है, वृहद अणुओं को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में या घटकों में तोड़ दिया जाता है। यहाँ ऊर्जा खर्च नहीं होती, यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि यहाँ रिलीज़ होती है। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, एनर्जी यूज़ हो रही थी। यहाँ यूज़ होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, रिलीज़ होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपना कोशिकीय श्वसन, जिसके बारे में डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में मुक्त होती है ऊर्जा। यानी कि यहाँ जो है वो एनर्जी क्या हुई, रिलीज़ हुई। एनर्जी जो है वो यहाँ एटीपी की फॉर्म में, जिसको अपन यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं उन सभी में जहाँ ऊर्जा का यूज़ किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली एटीपी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, एनर्जी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जो कि उपचयी यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बात आती है दूसरी कैटाबॉलिक, यहाँ जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर दिया जाता है, या श्वसन के अंतर्गत यदि हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, छोटे और घटकों में उसको तोड़ दिया जाता है, या सरल अकार्बनिक घटकों में उसको तोड़ दिया जाता है, और यहाँ एनर्जी रिलीज़ की जाती है, यानी कि मुक्त होती है, और उस एनर्जी का उपयोग जीव के द्वारा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने में किया जाता है। अब इसके बाद इसको अपन एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लूकोज, जैसे कि मैंने यहाँ आपके सामने लिखा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसका ग्लाइकोलाइसिस यानी कि रेस्पायरेशन की अगर अपन बात करें, यानी कि श्वसन की अगर हम चर्चा करें, तो एक चरण होता है जिसमें हम लिख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस श्वसन का पहला चरण है, आगे अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहाँ O2 प्रेजेंट और ये टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, जो कि यहाँ रिलीज़ की जाती है ATP के फॉर्मेशन में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जैसे क्रेफ्ट चक्र है और ETS वगैरह है, उसका एंड प्रोडक्ट अपने पास ये मिलता है, जो कि ATP के रूप में यहाँ 36 ATP या 38 ATP के रूप में यहाँ से रिलीज़ कर दी जाती है। अब इसी की अगर अपन बात करें तो यहाँ यही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इन तीनों का यूज़ किया जाए और यहाँ प्रेजेंस हो जाए किसकी, सनलाइट की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इसको हम यहाँ लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वापस किसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, ग्लूकोज का। इसी तरह से ग्लूकोज से एक प्रोसेस है जिसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लाइकोजेनेसिस, और यहाँ ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लाइकोजन का, और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अच्छा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है, अग्नाशी जो ग्रंथि है, उसकी बीटा सेल्स के थ्रू जो हार्मोन सीक्रेट होता है, एक होता है इंसुलिन, एक होता है इसका एंटागोनिस्ट यानी कि इसके विपरीत काम करने वाला हार्मोन ग्लूकागॉन। ये अगर आप ये अपन जूलॉजी के पोर्शन में अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर यानी कि रक्त में जो शर्करा का लेवल है जब बढ़ जाता है तो उसको ये कंट्रोल करके उसको कम कर देता है। कम का मतलब उसको एक नियमन करता है उसका, यानी कि उसको रेगुलेट करता है, पर्टिकुलर लेवल पर ला करके छोड़ देता है। और उसमें वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो लीवर में कंप्लीट होती है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति फास्ट कर लेता है, व्रत कर लेता है, उसको टाइमली एनर्जी सोर्स नहीं मिल पा रहा है, ग्लूकोज की ब्लड में यानी कि जो ब्लड शुगर है उसका लेवल जो है ब्लड में कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में ग्लूकागॉन उस लेवल को बढ़ा करके उसका क्या करता है, नियमन करता है। अर्थात ये कम करके रेगुलेट करता है और ये बढ़ा करके रेगुलेट करता है। तो जो
ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जो शर्करा स्टोर है उसको वहाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ब्लड के शुगर का जो लेवल है या जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा करके एक निश्चित लेवल पे ला करके छोड़ दिया जाता है। तो ये आगे अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने को यहाँ मैंने ये जो शो किया है ये एनाबॉलिक और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको ये शो करता है, जैसे कि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में जो रिलीज़ है वो आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और जो एनर्जी है उसका यूज़ सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, वो एक आपका एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसी तरह से ग्लूकोज से एक बड़े अणु का निर्माण एनाबॉलिक है और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। तो यहाँ आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है सेलुलर रेस्पायरेशन, जो कि अपने चैप्टर का नाम भी है सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन वास्तव में क्या है? कोशिकीय श्वसन, हमने इसको श्वसन को इसलिए कहा कोशिकीय श्वसन को। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें, हम ये जनरली जब कोई क्लास में आपसे पूछा जाता है तो बच्चे ज़्यादातर यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ये आपका श्वसन है। ये एक्चुअल में श्वसन नहीं है, ये ब्रीदिंग है, ये श्वास है। श्वास लेना और श्वसन दोनों में अंतर होता है। ब्रीदिंग क्या है वो हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, और श्वसन क्या है वो मैं आपको यहाँ पहले भी क्लियरिफाई कर चुका हूँ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस या ऑक्सीजन की एब्सेंस में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल घटकों में तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो कि कोशिकीय स्तर पर प्रत्येक कोशिका में संपन्न होती है, वो कहलाती है कोशिकीय श्वसन, या जिसको हम केवल और केवल श्वसन भी कह सकते हैं। हाँ, श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनकी जो सप्लाई है वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं कोशिकीय श्वसन की, और कोशिकीय श्वसन जो है वो कई प्रकार के बताए गए हैं। इनको बांटने के लिए कई आधार बताए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 यदि हम बात करें श्वसनाधार, श्वसनाधार के आधार पर, तो सबसे पहले जो बांटा गया है वो बांटा गया है श्वसनाधार के आधार पर। अब श्वसनाधार क्या है? जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और ETS के कंप्लीट होने के बाद में वो टूटता है कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और रिलीज़ होती है ATP, जो कि 36 या 38 ATP हो सकते हैं, जिसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो श्वसनाधार क्या हुआ? जिसका ब्रेकडाउन किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, तो वो हुआ ग्लूकोज। तो यहाँ ग्लूकोज चूँकि एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के बेस पे अगर श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या लिपिड या वसा हो सकती है, या प्रोटीन हो सकता है, तो कौन सी चीज़ श्वसनाधार या किसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, जिससे एनर्जी प्राप्त की जा रही है, उसके आधार पर श्वसन जो है वो 2 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का। नंबर 1 है आपका फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, और नंबर 2 है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। तो फ्लोटिंग रेस्पायरेशन क्या है? फ्लोटिंग रेस्पायरेशन में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि यदि श्वसनाधार यानी कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत यदि श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा या लिपिड अर्थात वसा, अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों में से कोई भी, A और B मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इन दोनों में से कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स, एनीवन, कोई भी कार्बोहाइड्रेट और कोई भी लिपिड यदि श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो वो श्वसन जो है वो कहलाता है फ्लोटिंग श्वसन। इसको आप फ्लोटिंग रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक, कि जब श्वसनाधार के रूप में प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है, प्रोटीन यदि यूज़ की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको जीव द्रव्य श्वसन या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। अब मेन जो बात आती है वो ये आती है कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन बहुत लेटर स्टेज की कंडीशन है, क्योंकि
सबसे पहले प्रायोरिटी में कार्बोहाइड्रेट काम में लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में या अनअवेलेबिलिटी के दौरान लिपिड काम में लेते हैं, और अगर लिपिड भी अवेलेबल नहीं होता तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन को श्वसनाधार के रूप में काम में लिया जाता है। और ये जो स्थिति होती है वो कहलाती है स्टारवेशन कंडीशन, यानी कि कोशिका की भूखमरी की अवस्था। इसके पश्चात कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो डैमेज होकर के उनकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि सेल्स जो हैं वो डेथ या उनकी जो मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात एनीवन हम ये कह सकते हैं कि श्वसन दर्शाने वाली जो प्रत्येक जीवित कोशिका है वो मृत्यु प्राप्त कर सकती है। अब जो आता है वो आता है दूसरा जो आधार है बांटने का, वो आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे जो श्वसन है वो दो प्रकार का बताया गया है, एरोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा जो है वो है आपका बी एनारोबिक रेस्पायरेशन। इसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम हम वायवीय श्वसन भी लिख सकते हैं। यहाँ इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से अनॉक्सी श्वसन भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका दूसरा नाम हम अवायवीय श्वसन भी लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर यदि ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो एरोबिक रेस्पायरेशन, और यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहला अंतर तो यही हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होता है। दूसरा कि यदि हम जैसे कि श्वसन के अंतर्गत फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की होती है, तो यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। यहाँ ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन अर्थात पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के बजाय यहाँ होता है अपूर्ण ऑक्सीकरण। अब इनको यदि अपन रिएक्शन के रूप में शो करना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं C6H12O6, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, चूँकि यहाँ मैंने शो कर दिया है 6O2, ये यहाँ भी मैं अलग से लिख देता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में टूटता है, और साथ में यहाँ रिलीज होती है एनर्जी। एनर्जी की कैलोरी वैल्यू अगर अपन लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे, या हम यहाँ लिख सकते हैं एटीपी की फॉर्म में 36 या 38 एटीपी रिलीज होते हैं। जबकि अगर अपन यहाँ अवायवीय श्वसन की अगर अपन बात करें जहाँ ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे C6H12O6। चूँकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ जो प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है वो मिलता है C2H5OH, अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी की यहाँ यदि हम कैलोरी वैल्यू लिखना चाहिए तो ओनली 21 किलो कैलोरी, या हम लिख सकते हैं N2 ATP पर मॉलिक्यूल पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, 21 किलो कैलोरी के समथिंग एनर्जी प्राप्त होती है, और साथ में या हम ये कह सकते हैं 2 ATP के अपने पास प्राप्त होते हैं। अब जो मेन बात आती है अपने को, जो यहाँ डिटेल में अपने को जो बात करनी है वो यहाँ बात करनी है ऑक्सी श्वसन की। तो यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ ऑक्सी श्वसन, जिसके बारे में अपने को यहाँ कंप्लीटली पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करनी है। तो यदि हम बात करें ऑक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया है या जो श्वसन की जो प्रोसेस है, इसकी मैकेनिज़्म की क्रियाविधि की, तो इसको 3 चरणों में या 3 स्टेप्स में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो स्टेप है
वो मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ। क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र। और जो तीसरा स्टेप है वो मैं इधर लिख देता हूँ, वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं ई, इलेक्ट्रॉन, टी, ट्रांसपोर्ट एस सिस्टम। बात आती है ग्लाइकोलाइसिस की। ये श्वसन का या ऑक्सीश्वसन का पहला चरण है। दूसरी बात, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों ही स्थितियों में इसको देखा जा सकता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसके खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर, जिसके बारे में आगे भी अपन चर्चा करेंगे, EMP पाथवे, एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पारानस पाथवे। दूसरी बात आती है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है वो, चूंकि आपने पीछे पढ़ा है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह, जिसको हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा या शक्ति ग्रह कहलाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जहाँ अंदर की तरफ जो क्रिस्टी वाले प्रोजेक्शंस होते हैं, उसके अंदर की तरफ जो मटेरियल होता है, जिसको हम कह सकते हैं मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है कहाँ, मैट्रिक्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न भी आता है, मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसको TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स जो कि वैज्ञानिक हुए हैं H.A. क्रैब, उन्होंने इसको खोजा था कबूतर की मांसपेशी की कोशिकाओं में, जिसके बारे में अगर अपन आगे साइकिल बना करके डिटेल में चर्चा करेंगे। अब तीसरा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये श्वसन क्रिया का या कोशिकीय श्वसन क्रिया का अंतिम चरण होता है, जिसमें जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADH2, FADH2 के रूप में अपने को जो भी प्राप्त होते हैं, उनका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करके ATP फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? झिल्ली में। यानी कि जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली है, यहाँ पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स वगैरह वहाँ। और इसका कुछ हिस्सा जो कि कुछ जैसे कि F1 F0 पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो यहाँ अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड भी होते हैं मैट्रिक्स वाले पोर्शन में। तो हम इसका ये भी मान सकते हैं कि कुछ हिस्सा जो है इसका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में, लेकिन कुछ हिस्सा इसका मैट्रिक्स में भी कंप्लीट होता है। तो बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं वो है श्वसन के 3 चरण ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 क्रेब्स चक्र, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिनके बारे में अपन साइकिल के रूप में डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।